22 अप्रैल 2025 वो तारीख जब एक बार फिर पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने भारत को जख्म दिया। पहलगाम में आतंकवादी हमला किया। देश भर से घूमने आए सैलानियों से आतंकियों ने उनका धर्म पूछा और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस बर्बर आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल था। तस्वीरें झकझोर कर रख देने वाली थी। अचानक हुए इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कुछ मौत के मुंह में चले गए, जबकि निहत्थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले शैतान जंगल के रास्ते भाग गए। काम के उस जंगल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जो कि इस समय हाइड आउट बन गया है उन आतंकियों का, और उस हाइड आउट पर नजर है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और 10 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि इस जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं। आतंकियों के उस हाइड आउट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम इस जंगल में पहुंचे तो हमें नजर आया कि एक तो बड़े बड़े पेड़, दूसरी तरफ आप देखेंगे बड़ी बड़ी चट्टाने भी हैं, और वो चट्टाने पूरे तरीके से घास से पटी हुई है। आप ये देखिए, पहलगाम की बैसरन घाटी खून के धब्बों से लाल हो चुकी थी, तो इस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले जैश के आतंकी घने जंगलों में छिपे बैठे थे। नरसंहार करने वाले आतंकियों को खोज निकालने और उन्हें सजा देने की मांग तेज होने लगी, क्योंकि आतंकियों ने सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला, और जब वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें पता चल गया कि वो मुसलमान नहीं है, जिसके बाद आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। हिंदुओं की टारगेट किलिंग करने वाले पाकिस्तान परस्त आतंकी कब तक अपनी खैर मनाते? सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के तीनों आतंकी सुलेमान उर्फ फैजल जट, हमजा अफगानी और जिब्रान मार गिराए गए। पहलगाम हमले में शामिल आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी का घर बम से उड़ा दिया गया। आदिल ठोकर के घर की आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 2 मंजिला ये घर बना हुआ था। दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे पूरा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और ऊपर टीन के शेड है। लेकिन फोर्सेज जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर भी आईईडी मिली, जिसको फोर्सेज ने यहीं पर ही ब्लास्ट किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उससे पहले आदिल और आसिफ दोनों कई बार रैकी कर चुके थे, उनकी मूवमेंट वहां पर रिकवर हुई। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी तो मार गिराए गए, लेकिन अभी भी 26 लोगों की मौत का बदला पूरा नहीं हुआ था। आतंक के जड़ पर वार करना बाकी बचा था। उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की कसम खा ली थी। इंतजार था तो उस दिन, उस वक्त और उस क्षण का। तो 6 से 7 मई की रात को अचानक पाकिस्तान के अलग अलग इलाके दहल उठे। एलओसी के पास बने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और लॉन्चिंग पैड्स तबाह किए जाने लगे। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी।
रात के 1:30 बजे के आसपास सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लश्कर, जैश और हिज्ब के आतंकी अड्डे जमींदोज कर दिए गए। आतंकियों की कब्र खोद दी गई तो उस कब्र पर फातिहा पढ़ने पाकिस्तान के नेता और जर्नैल तक पहुंचे। 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह हुए। पाकिस्तान के चहेते आतंकी मारे गए तो आतंकिस्तान तिलमिला उठा। उसने सीज फायर तो तोड़ा ही, भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का दुस्साहस भी किया। लेकिन 6 से 10 मई 2025 के बीच चले 5 दिनों के संघर्ष में पाकिस्तानी सेना की पतलून ढीली हो गई। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। यही नहीं, भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तानी एयर डिफेंस को भारी नुकसान हुआ। खुद पाकिस्तान ने कबूल भी किया कि उसे भारत ने गहरी चोट पहुंचाई। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान को लगा कि भारत अब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक पहुंच सकता है, लिहाजा उसने सीज फायर की अपील की। घुटनों पर आ चुके पाकिस्तान को भारत ने यह कहते हुए छोड़ दिया कि अगली बार कोई हरकत की तो अंजाम बुरा, बहुत बुरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जून 2025 दोपहर का वक्त, जब पूरा देश अहमदाबाद से आई एक खबर की वजह से सन्न रह गया था। दोपहर करीब 1:45 बजे एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो क्रैश हो गया था। इस हादसे ने लोगों की रूह कपा दी थी। बोइंग विमान, जिसमें उस समय कुल 242 यात्री थे, उनमें सिर्फ एक यात्री बचा था। ये 2025 में हुआ सबसे भयानक हादसा था। क्योंकि एयर इंडिया के प्लेन के क्रैश होने से कुल 260 लोगों की जान चली गई थी। प्लेन में बैठे लोग तो एक झटके में काल के गाल में समा गए थे। पास मौजूद एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बैठे कई छात्र बेमौत मारे गए थे। उनमें कई लोगों की लाशें तो अगले कई दिनों तक मलबे के नीचे दबी रही थी। विमान हादसा जब हुआ तो एक मेस से विमान टकराया। ये वो मेस आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर के 2 फ्लोर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि इस बिल्डिंग के ऊपर कोई 2 फ्लोर और भी थे। देखिए, पूरा ऊपर का हिस्सा इस बिल्डिंग का जला हुआ है और बताया ये जा रहा है कि अभी भी इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग विमान में सवार थे उनका तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जो लोग इस मेस के भीतर मौजूद थे उनका अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने पूरे देश को गमगीन कर दिया था। कई विदेशी नागरिक भी मारे गए थे। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब एक झटके में राख हो गए थे, क्योंकि प्लेन में धमाका हुआ था। रनवे से 1 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में खाना खा रहे छात्रों की थालियां हमेशा के लिए खाली रह गई थी। सिर्फ एक यात्री बचा था, जो आज तक ये समझ नहीं पाता कि वो अपनी किस्मत का शुक्र मनाए कि वो बच गया था, या फिर उसे कोसे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने 250 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया।
शुभांशु शुक्ला, वो शख्स जिसने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर फिर एक बार यह साबित कर दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 26 जून को भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 से उड़ान भरी थी। मंजिल थी स्पेस स्टेशन। वो पहले भारतीय जिन्होंने स्पेस स्टेशन की यात्रा की और वहां लंबा वक्त बिताया। शुभांशु शुक्ला 18 दिन 22 घंटे तक अंतरिक्ष में रहे। अंतरिक्ष से शुभांशु ने भारत के लिए एक मैसेज भी दिया था। मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। शुभांशु एक्सियोम मिशन 4 के तहत नासा के स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में गए थे। जब वो सकुशल लौटे तो उनकी वापसी का जश्न पूरे देश ने मनाया। कुछ दिनों बाद जब शुभांशु की वतन वापसी हुई तब भी जोरदार जश्न मना। प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की थी। हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत का परिचय था, जिसने 2027 के इसरो के मिशन को और मजबूत कर दिया। पांच अगस्त 2025 उत्तरकाशी, उत्तराखंड। ये वो दिन था जब अचानक एक हंसता खेलता गांव शमशान में बदल गया था। उत्तरकाशी का धराली गांव, जहां फ्लैश फ्लड ने कई लोगों को लील लिया था। बादल फटने की वजह से खीरगंगा नदी अचानक उफान पर आ गई थी। नदी का पानी अपने साथ सैकड़ों टन मलबा लेकर आया, जिसने धराली गांव को सिरे से पाट दिया था। धराली त्रासदी में अभी भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग फंसे हो सकते हैं। अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग फंसे हैं, क्योंकि अभी भी 40 फीट 30 फीट मलबे के अंदर कहा जा रहा है कि लोगों की जिंदगियां वहां पर फंसी हो सकती हैं। धराली में मौजूद घर, दुकान, मकान सब तबाह हो गए। पूरा का पूरा गांव मलबे के नीचे था। किसी के बचने का कोई चांस नहीं। कितने लोगों की मौत हुई, इसकी सही गिनती आज तक नहीं हो पाई। सैकड़ों लोग लापता थे। गंगोत्री जाने का एक ही रास्ता था, जो धराली होकर जाता था। जो पार कर गए वो कई दिनों तक गंगोत्री में ही अटके रहे। ये एम्बुलेंस लगातार जा रही है ताकि वहां पर जो लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं उनको यहाँ से देखिए निकाला जाए। खुद प्रशासन लगातार रूट को डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा था कुछ देर पहले, वहां से अभी जाने में लगभग 15 घंटे का वक्त लग जाएगा धराली गांव की तरफ। उस मलबे को हटाने में 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। ये वो लोग थे जो आपदा से पहले धराली को पार कर गए, लेकिन जो रह गए थे उन्हें खीर गंगा का पानी डुबो गया। मलबे के नीचे उनकी सांसें थम गई। हालांकि लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और बचाव दल के लोग मलबे में उतरे। हेलीकॉप्टर से लोगों की तलाश की गई, लेकिन कुदरत के प्रकोप ने किसी को नहीं बख्शा। अगले कई दिनों तक मलबे में लोगों की तलाश की जाती रही, लेकिन वहां से सिर्फ शव निकले और धराली पूरी तरह मिट्टी में समा चुका था। साल 2025 में वक्फ कानून की मनमानी से हिंदुओं को राहत मिली। केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया। लेकिन सरकार ने विपक्ष के अटकाने, भटकाने और लटकाने की रणनीति को नजरअंदाज कर दिया। संसद में वक्फ बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया, जिसके बाद इस बिल में सुधार के लिए जेपीसी के पास इसे भेजा गया। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी की कुल 34 बैठकें हुई, जिनमें वक्फ बिल में 44 संशोधनों पर 107 घंटे चर्चा हुई। लेकिन एनडीए के सांसदों के 14 सुझावों को मंजूरी मिली। इसके बाद वापस इस वक्फ बिल को संसद में पेश किया गया।
इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष को सदन में करारा जवाब दिया। सदन में ओवैसी ने भी वक्फ बिल का खुलकर विरोध किया। यदि वक्फ जियो ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इसके बाद 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन कानून को लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होने के बाद से वक्फ से जुड़े विवाद का आसानी से निपटारा होने लगा। पीएम मोदी ने देश की जनता को वक्फ कानून की अहमियत भी बताई। आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। जब से वक्फ बना है तब से हिंदुओं की जमीनें हड़पी जा रही थी, लेकिन 2025 में देश की जनता को वक्फ के कुठाराघात से मुक्ति मिल गई। जब से इस कानून में संशोधन हुआ है तब से वक्फ की तरफ से किसी भी हिंदू की संपत्ति पर गलत तरीके से दावा नहीं किया गया। साल 2025 में दिल्ली ब्लास्ट और डॉक्टर टेरर मॉड्यूल ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 10 नवंबर को देश की राजधानी में लाल किले के पास देर शाम 6:52 पर अचानक चलती कार में विस्फोट हो गया। 15 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। धमाका इतना भयावह था कि उसकी चपेट में आई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। लोगों के शरीर के टुकड़े दूर जाकर गिरे। ये वो पूरा ब्लैक स्पॉट है जहां पर धमाका हुआ, और ये वो जगह है, देखिए जिस जगह मैं आके खड़ा हूं, यहाँ पर I-20 गाड़ी की मूवमेंट थी। अगर इरफान तस्वीरें दिखाएंगे, ये I-20 गाड़ी की मूवमेंट यहाँ पर थी। इसी जगह पर वो स्लो मूविंग थी, आती है और धमाका यहाँ पर हुआ, और उसकी चपेट में जितनी दूसरी गाड़ियां थी वो साफ तौर पर चपेट में आती हैं। जबकि धमाकों के कुछ ही घंटे पहले फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये बरामदगियां किसी पेशेवर कुख्यात अपराधी से नहीं, बल्कि कलयुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों से हुई। जिसके बाद पूरे देश में डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। विस्फोटक जो है वो रखा हुआ था। आप नीचे देखेंगे कि जो घास है, जो बुरा है, बुरादा जिसको हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ये 3 कमरे थे, इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 बोरी, जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि उन बोरियों के अंदर विस्फोटक था, और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया गया। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की परतें खुलती चली गईं, जिसके लिंक सीमा पार आतंकिस्तान से भी मिले। वहीं व्हाइट कॉलर टेरर के इस गिरोह का बेस कैंप बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके आतंकी डॉक्टरों के कनेक्शन का खुलासा हुआ। इसके अलावा अनियमितताओं पर अल फलाह भी जांच के घेरे में आए, जिस पर एक्शन लिया गया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट और डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की जांच जारी है। साल 2025 अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भी याद किया जाएगा। इसी साल की 25 नवंबर को वो ऐतिहासिक पल आया जब मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराया गया, जिसे पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्थापित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद भव्य मंदिर के शिखर पर स्थापित धर्म ध्वजा को देखकर हर कोई खुशी से भरा था। अयोध्या की सड़कों पर धार्मिक नारों की गूंज है। 7 सांस्कृतिक मंचों पर लोक कलाकारों के नृत्य और गायन से माहौल को भव्य बनाया। हजारों श्रद्धालु और साधु संत इस क्षण के साक्षी बने।
सपनों में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का भव्य राम मंदिर का हमें दर्शन करने का हमें या हमारे बच्चों को भी कभी मौका मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा, पहली बार आए ना। हाँ, जय मोदी, जय श्री राम, जय मोदी। ये देखिए यहाँ पर नारा बदल गया है। अयोध्या में राम मंदिर पर स्थापित धर्म ध्वजा लगभग 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी है, जिस पर कुविदार वृक्ष, सूर्यवंश का प्रतीक और ओम अंकित है। पवित्र ध्वजा को मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना गया, जिसका इंतजार पीढ़ियों को था, वो इसी 2025 में पूरा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल 2025 में एक दौर वो भी आया जब विकसित हो रहे भारत की राह में मोनोपोली की मुसीबत देश के सामने थी। हजारों रुपए की टिकट लेकर लोग एयरपोर्ट पर लंबी कतारों में खड़े थे। देश ने अब तक अफरा तफरी का ऐसा आलम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर ही देखा था, लेकिन एक एयरलाइंस कंपनी के एक अधिकार ने हजारों फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी थी। जो जहां था वहीं फंस गया। इंडिगो के पास जहाज उड़ाने के लिए पायलट नहीं थे, यात्रियों को मैनेज करने के लिए क्रू की संख्या कम पड़ गई। संकट भले ही एविएशन सेक्टर के सामने था, लेकिन यह सबक तकरीबन हर सेक्टर के लिए उभर कर आया। समय बचाने के लिए हवाई सेवा लेने वाले यात्री मजबूर थे। इस दौरान देश ने मुनाफे वाले बाजार का चेहरा भी देखा। जब आपदा को मुनाफे के अवसर में बदल दिया गया, दूसरी फ्लाइटों की कीमतें लाखों रुपए के पार पहुंच गई। दिल्ली से पटना का किराया पेरिस से ज्यादा महंगा हो गया। होटल संचालक परेशान यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने लगे, लेकिन समय रहते हालात पर काबू पाया गया। रिपब्लिक ने मोनोपोली के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। सरकार एक्शन में आई। न सिर्फ इंडिगो को सामने आकर लोगों से माफी मांगनी पड़ी, बल्कि सफरा तफरी ने एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मनमानी और मोनोपोली दोनों को तोड़ दिया।